वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 17 जनवरी 2023 है। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर आप न्यूज़ जो होते हैं उनको इस सीरीज में ऐड क्यों नहीं करते हैं। द थिंग इज, सबसे पहले तो ये बात कि न्यूज़ जो है वो बहुत ही ईजी चीज़ होती है। ईजी इन द सेंस कि उसको समझना ईजी होता है, राइट। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर जो है उसके फ्रंट पेज में, नेशनल पेज में, इंटरनेशनल पेज, इकोनॉमी पेज जो है तो उसमें से न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उसमें समझ में ना आए। अब प्रश्न ये उठता है कि न्यूज़ इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैसे पता चले। इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना करते जाएंगे वैसा ही आपको पता चलता जाएगा। दूसरी एक चीज, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, इसी के साथ साथ जो ये द हिंदू एनालिसिस वाला जो लेक्चर है, इसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज से कुछ दिनों पहले हुए हैं तो उनके ऊपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं और इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो आज से कुछ दिनों पहले न्यूज थे और आज वो एडिटोरियल एंड आर्टिकल के फॉर्म में अलग अलग न्यूज़पेपर्स में उनके ऊपर लिखा गया है। तो दिस इटसेल्फ विल हेल्प यू कि न्यूज़ आप खुद पढ़ लीजिए और फिर धीरे धीरे जैसे आप न्यूज़ पढ़ने लगेंगे और इस सीरीज को फॉलो करने लगेंगे तो एक समय के बाद जो है वो आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाएगी, हो ही जाती है, राइट। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर आप खुद न्यूज़ पढ़ेंगे और इस सीरीज को देखेंगे, धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप खुद जब न्यूज़पेपर ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, यू नो। इफ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, दिस इज माय ईमेल एड्रेस curiously@gmail.com। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक फॉर्मल ईमेल करें, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस विषय के बारे में। दिस वन इज अबाउट आर्टिकल 176 और टॉपिक जो है ये द हिंदू न्यूज़पेपर का है। दिस इज एन एड्रेस ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो ये आर्टिकल किसने लिखा है? ये आर्टिकल लिखा है पीडीटी आचार्य साहब ने। हु इज पीडीटी आचार्य? पीडीटी आचार्य साहब जो हैं वो हमारी लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। इसका मतलब आप समझ रहे हो? नहीं, लेट मी टेल यू। एक ऐसे ऑफिसर, राइट, जिन्होंने लोकसभा की जो ऑफिसर्स की पोस्ट होती है तो उसकी सबसे ऊपर की जो पोस्ट है उस पर काम किया है। और दोस्तों, जब भी किसी ऑफिसर का ट्रांसफर लोकसभा में होता है, लोकसभा को चलाने के लिए भी ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत होती है। तो ये जो लोकसभा है उसमें जब भी किसी लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर स्टेट लेवल की जो असेंबली होती है उसमें जो भी ऑफिसर्स को उनकी पोस्टिंग होती है, तो अनुभव से, वैसे उन्होंने भी यूपीएससी क्लियर की है तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन और इतने सालों का अनुभव है और फिर वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जब बनते हैं तब जाकर वो इस पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पर, लोकसभा राज्यसभा कैसे चलती हैं, ये सारी चीजों पर जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स और इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उसका अनुभव जो है वो जबरदस्त अनुभव रहता है। मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के और लोकसभा राज्यसभा के काम करने के एक्सपर्ट होते हैं। और जब ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा जब आर्टिकल लिखा जाता है तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझने को मिलती हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है, अगेन मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले न्यूज में ये बात आई थी, ये तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ न्यूज है कि तमिलनाडु में क्या हुआ कि गवर्नर साहब जो हैं तमिलनाडु के, उनको वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उन्होंने एड्रेस दिया तो उन्होंने कुछ चीजें जो हैं उसको स्किप कर दिया। कुछ ऐसी चीजें जो उस एड्रेस में या फिर वो जो स्पीच उनको देनी थी तो वो स्पीच का जो डॉक्यूमेंट था तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो गवर्नर साहब ने एडिट कर दी। एडिट इन द सेंस उन्होंने उस चीज को पढ़ा ही नहीं।
तो यहां पर बात हो रही है आर्टिकल 176 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, और इसमें क्या कहा गया है, द मैंडेटरी एड्रेस द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मेक्स अंडर आर्टिकल 176 इज अबाउट only the policies and the programs of the elected government. So willfully not reading certain portion goes against the mandate of the article. यहां पर इस न्यूज आर्टिकल में, इस ओपिनियन आर्टिकल में पीडीटी आचार्य साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 176 है, मैं ये एक एक पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीजें जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी, तो बेयर विथ मी फॉर फ्यू मिनट्स। तो यहां पर क्या कहा है कि आर्टिकल 176 जो है उसमें एक्चुअली होता क्या है। आर्टिकल 176 में जो बातें बताई गई हैं कि गवर्नर जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, जब कोई नया सेशन स्टार्ट होता है तो उनको एड्रेस करना होता है। तो गवर्नर साहब जो हैं वो इस एड्रेस में जो सरकार की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में सारी चीजें जो हैं वो इस एड्रेस में होती हैं। और इन चीजों को ना पढ़ना जो है ये आर्टिकल 176 के खिलाफ जाने के बराबर है कि आपने प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसको फॉलो नहीं किया। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है। अब 9 जनवरी की बात है, जब 2023 का तमिलनाडु की सरकार जो है उनका पहला सेशन जो हुआ, तो इस सेशन में जैसे मैंने आपको बताया गवर्नर साहब ने कुछ चीजें जो हैं वो हटा दी, कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड कर दी। तो यहां पर ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है कि आप उसमें कोई चीज ऐड करें या फिर कोई चीज हटा दें, राइट। आपको जो चीजें वहां पर लिखी गई हैं वो सारी की सारी चीजें पढ़नी है। हो सकता है कि पर्सनली आपको कुछ चीजें पसंद आई हो ना आई हो, लेकिन दिस इज नॉट अबाउट पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यहां पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, यहां पर बात हो रही है कि आर्टिकल 176 में जो चीजें लिखी गई हैं उसको आपको फॉलो करना है, राइट। और प्रश्न अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो ये उठता है कि whether the constitutional authority can deviate from well established and mandatory constitutional practices while performing a constitutional function। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी गवर्नर जो है उनकी जो पोस्ट है वो कहां पर लिखी गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। गवर्नर की जो चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड और मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, यहां पर इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 176 क्या कहता है कि जो सरकार ने लिखा है वो चीजें आपको फॉलो करनी है, राइट। स्पीच की जब हम बात करें तो एक वेल एस्टैब्लिश्ड और मैंडेटरी, ये वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, उसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग है, ये भी प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 176 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है, रिक्वायर्स द गवर्नर टू मैंडेटरीली address the members of legislature at the commencement of the first session of each year and to inform them the causes of its summons। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो आर्टिकल 176 यह कहता है कि गवर्नर जो होते हैं उनको मैंडेटरीली ये करना ही है, जब पहला सेशन होता है हर साल का तो उनको सारे के सारे जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, तो इसमें ऑपोजिशन पार्टी के लोग आ गए, रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज हैं, इन सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करना है, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और फिर उनको इन्फॉर्म करना है कि क्यों आज उनको समन किया गया है, क्यों आज उनको यहां पर बुलाया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समय के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द हाउस to find a time to discuss the contents of the governor's address। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो गवर्नर साहब एड्रेस करते हैं ना ये फर्स्ट सेशन में, तो उसमें जो कंटेंट्स होते हैं, तो जो हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको समय निकालना है, ये डायरेक्शन है कि समय निकालना है और चीजों को डिस्कस करना है। और यहां पर आर्टिकल 176 जो है उसमें बाकी के जो आर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल 175 है, मैं अब उसकी गहराई में नहीं जा रहा हूं, लेकिन 175 में की जो बात है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप टाइम निकालिए और इस पर डिस्कशन कीजिए, लेकिन 176 पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको समय निकालना है। दूसरी और किसी जगह पर ऐसा रूल्स नहीं बनाया गया है, लेकिन यहां पर
टाइम निकाल कर चीजों को डिस्कस करने की बात बताई है। पता है क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो आर द एग्जीक्यूटिव्स, चीफ मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स। और लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर में कौन है? जितने भी एमएलएज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लेजिस्लेचर के पार्ट हैं। एग्जीक्यूटिव्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो लेजिस्लेचर को, यानी कि जो असेंबली है, उसको इन्फॉर्म करे सारी चीजों के बारे में। जो चीजें उन्होंने की, जो चीजें वो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो उनको लेजिस्लेचर को बतानी है, सारे के सारे एमएलएज को बतानी है। सिर्फ अपने रूलिंग पार्टी के एमएलएज नहीं, दूसरे एमएलएज को भी ये बात बतानी है। क्योंकि वहां पर जितने भी एमएलएज हैं उनको किसने भेजा है? उनको तमिलनाडु के जो रेसिडेंट्स हैं, तमिलनाडु के जो भी रेसिडेंट्स हैं, राइट, उस राज्य के, उन राज्य के लोगों ने वोट देकर ये एमएलएज को वहां पर भेजा है। चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, डीएमके के हो, एआईएडीएमके के हो, या फिर एक्सवाईजेड किसी भी पार्टी के हो, वहां पर एक भी एमएलए अगर बैठा है किसी एक पार्टी का या फिर इंडिपेंडेंट, तो उसको वहां पर लोगों ने भेजा है। और ये जो एमएलएज हैं वो कौन है? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो हमारे यानी कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को बताना, इसका मतलब यह है कि लोगों को आपने इन्फॉर्म किया कि आप क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, क्या क्या करने वाले हैं, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि एग्जीक्यूटिव जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है लोगों के, तो उनको सारी चीजें बताएं, उनको कॉन्फिडेंस में रखें, उनको वेल इन्फॉर्म्ड रखें। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस चीज को हटा देंगे तो फिर तानाशाही जैसा मॉडल हो जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट जो होती है वो इस एड्रेस के माध्यम से, गवर्नर, अब देखिए चीफ मिनिस्टर एड्रेस नहीं करेंगे उसको, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है? हेड ऑफ द स्टेट होता है गवर्नर, राइट। तो गवर्नर जो है, जब लेजिस्लेचर की बात करें हम, जैसे हम पार्लियामेंट की बात करें, ये आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैं अगर कहूं कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो पार्लियामेंट में राज्यसभा है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, और पार्लियामेंट का ही पार्ट है प्रेसिडेंट। क्योंकि ये कोई बिल राज्यसभा या फिर लोकसभा में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की साइन होती है, तब जाकर वो उसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस खत्म होती है। सेम थिंग गोज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करें तो एमएलएज होते हैं, और एमएलए के साथ गवर्नर और ये मिलकर ये पूरी प्रोसेस जो है वो खत्म होती है। तो जो प्रोग्राम्स हैं, तो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करती है कि लास्ट ईयर क्या क्या चीजें की, इस साल वो क्या क्या चीजें, लास्ट ईयर क्या किया प्रीवियस ईयर, इस साल क्या करना चाहते हैं, और फ्यूचर में क्या क्या चीजें जो है वो करना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो एड्रेस है, पहला एड्रेस जो साल के स्टार्टिंग में दिया जाता है एज पर द आर्टिकल 176, ये एड्रेस जो है, तो इसमें सरकार के प्रोग्राम्स, उनकी नीतियां, ये सारी चीजें जो हैं वो लेजिस्लेचर को बताई जाती हैं। दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट एड्रेस जो है ये, इसका एक इंपॉर्टेंस है। समझ में आ गया पूरा मैटर कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्यों ये बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इतनी गहराई में इस चीज को समझ रहे हैं। तो जब गवर्नर जो है वो कुछ चीजों को स्किप कर देते हैं, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, यही माना जाता है। क्योंकि गवर्नर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी चीज को ऐड करे या फिर किसी चीज को इसमें से हटाए। गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। जो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल। उसमें जो भी चीजें अगर गलत भी लिखी गई है तो ब्लेम जाएगा एग्जीक्यूटिव पर, गवर्नर पर नहीं। तो गवर्नर को यहां पर इंटरफेयर करने की कोई वो उनका अधिकार ही नहीं है कि वो करे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली बताया गया है कि आपको इस चीज को, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 176 के तहत जो एड्रेस दिया जाता है। इट इज अनदर मैटर इफ द गवर्नर इज नॉट एबल टू रीड द होल स्पीच बिकॉज ऑफ द रकस क्रिएटेड बाय मेंबर्स ऑफ द असेंबली। अगर गवर्नर एड्रेस कर रहे हैं और वहां पर रकस क्रिएट हो, रकस यानी कि एमएलएज जो है वो शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, ये सारी चीजें, और फिर गवर्नर पढ़ नहीं पाते, तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर।
लेकिन गवर्नर जो है वो जानबूझकर कुछ चीजों को ना पढ़े, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. Governor cannot willfully skip paragraphs of the address because the Constitution does not permit him to disagree with the matters contained in the address or impose his own views therein. कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज की परमिशन ही नहीं देता है कि आप जानबूझकर कुछ चीजों को स्किप कर दीजिए या फिर अपनी तरफ से कुछ चीजों को यहां पर ऐड कर दीजिए. फॉर एग्जांपल, गवर्नर साहब ने ये बताया था कि तमिलनाडु का नाम जो है वो तमिलनाडु नहीं कुछ और होना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है वो अपने 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 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने चीजों को ऐड की. ये चीज जो है वो अलाउड नहीं है. और गवर्नर की जब हम बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे दिल्ली के बारे में. तमिलनाडु की भी हमने बात की थी, हमने दिल्ली की बात की और तमिलनाडु की बात की. याद होगा आपको, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि हमने दोनों राज्यों की बात की. फिर वेस्ट बंगाल जो है वो भी काफी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी और गवर्नर के साथ इश्यूज, राइट. अनफॉर्चुनेटली, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक समय पर आज के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं सॉरी, वो एक समय पर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, राइट, नरेंद्र मोदी साहब. और उस समय पर उनका और गवर्नर के बीच में काफी इश्यूज चलता था. तो ऐसा लग रहा था कि जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. और प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की. प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वो चीजें प्रेसिडेंट को फॉलो करनी है. तो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि हमारे बीजेपी के ये व्यक्ति हैं, फॉर एग्जाम्पल आनंदीबेन पटेल जो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो कहेंगे कि भाई आनंदीबेन पटेल जो है वो उनको आप यहाँ पर बना दीजिए, उनको मध्य प्रदेश का गवर्नर बना दीजिए. तो प्रेसिडेंट जो है फिर वो उनको बना देंगे. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली कैसी हो रही है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ये कर रही है, और यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं या फिर कांग्रेस की. कांग्रेस के समय में मनमोहन सिंह साहब की सरकार जो थी तो वो ये गुजरात में ऐसी चीजें कर रही थी, मोदी साहब के खिलाफ ऐसी चीजें हो रही थी. आज जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं या फिर वो जो गवर्नर अपॉइंट करती है उनकी सरकार, तो वो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि ऑपोजिशन स्टेट जो है तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाए, विच इज वेरी वेरी बैड. ये चीज जो है वो उस राज्य के लोगों का क्या कसूर. और डेमोक्रेसी में हम सबकी चॉइस है. आज हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कुछ 10 साल के बाद हम किसी एबीसी पार्टी को देंगे, उसके बाद कुछ XYZ पार्टी को देंगे. एक समय पर कांग्रेस को वोट देते थे लोग और कांग्रेस सत्ता में थी, आज बीजेपी सत्ता में है. तो ये डेमोक्रेसी में लोगों की चॉइस है. फिर ऐसे गवर्नर्स को अपॉइंट करके इश्यूज क्रिएट करना. केरला भी काफी न्यूज में रहता है, यहां पर केरला का नाम भी मैं ऐड कर सकता हूं. कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि केरला के गवर्नर जो है वो स्पीच ऐसी दे रहे थे, राइट, आई थिंक उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान. तो वो कुछ ऐसी स्पीच दे रहे थे जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बातें जो है वो उन्होंने बताई, थिंग्स लाइक दैट. तो ये चीजें जो है वो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है. दूसरी एक चीज जो बार बार हर साल लंबे समय से, दशकों से ये चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि गवर्नर जो होते हैं वो बिल को पास ही नहीं करते हैं. गवर्नर के पास जब भी कोई बिल जाता है तो उनके पास सिर्फ 4 ऑप्शन है. एक तो ये है कि वो उस बिल को अप्रूव दे दे, दूसरी चीज ये है कि वो उस बिल को नो कह दे, राइट. तीसरी चीज ये है कि वो उस बिल को वापस कुछ चेंजेस सजेस्ट करके वापस लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दे, और किसी रेयर केस में वो उस बिल को प्रेसिडेंट को सौंप सकते हैं, राइट. तो ये 4 ऑप्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए ऑप्शन है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी. ये 4 चीजें दी गई हैं. मीन्स अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे क्या करना है तो मैं आपको कहूं आपको A, B, C और D ये 4 चीजें करनी है. दैट मीन्स कि आप E वाला ऑप्शन है ही नहीं. मैंने E वाला ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है. आपने मुझे कुछ पूछा और मैंने कहा आपको ये A, B, C या D में से कोई चीज जो है वो सिलेक्ट करनी है, और फिर आप E सिलेक्ट करके बैठ जाएं, तो फिर ये तो रूल का पार्ट ही नहीं है. इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 चीजें ही दी गई हैं कि आप या तो बिल को अप्रूव कर दे या फिर उसको नो कह दे, राइट, या फिर आप कुछ चेंजेस सजेस्ट करके रीसेंट कर दे, या फिर आप प्रेसिडेंट को रेफर कर दे ये बिल. लेकिन
कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप उस बिल पर बैठ जाए, आप इसको ब्लॉक कर दें। आप बैठ जाते हैं, आप ना तो यस कहते हैं, ना तो नो कहते हैं, ना तो रिसेंड करते हैं, ना तो प्रेसिडेंट को भेजते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जानबूझकर चीजों को ब्लॉक किया है। और ब्रिटेन जो है उससे हमें यह चीज सीखनी चाहिए कि ब्रिटेन में ऐसा है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है तो जो राजा होते हैं या फिर रानी होती हैं, बेसिकली जो मोनार्की है, उसके पास जब बिल जाता है तो मोनार्की जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको विथहोल्ड नहीं कर सकती। विथहोल्ड करना जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है ब्रिटेन में। तो दिस इज द थिंग। तो यही चीज हमारे यहां पर भी इंप्लीमेंट होने की जरूरत है। और एक नया ट्रेंड चला है कि गवर्नर जो है वो काफी पॉलिटिकली प्रोएक्टिव हो जाते हैं। वो ओपनली चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट्स को चैलेंज करते हैं, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने दो केसेस में, एक शमशेर सिंह केस है 1974 का और एक नबाम रेबिया 2016 का केस है। और इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि गवर्नर्स जो होते हैं उनको जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, बेसिकली चीफ मिनिस्टर या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, उनकी एड और एडवाइस, वो जो सलाह देते हैं, वो जो चीज कहते हैं, उन चीजों को फॉलो करना है। और नबाम राबिया केस जो है तो उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गवर्नर के पास कोई ओवरराइडिंग अथॉरिटी नहीं है कि वो जो लोगों के द्वारा सिलेक्ट किए गए लोग, इलेक्ट किए गए लोग जो हैं, तो उनके खिलाफ जाए। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और B.R. आम्बेडकर साहब जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा था कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इन द प्रिंसिपल द सेम एज वी इंटेंड दैट इट शुड बी, द गवर्नर शुड बी ए प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर, राइट, विद नो पावर ऑफ इंटरफियरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। कि गवर्नर जो है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहे, बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में कहूं तो रबर स्टैंप की तरह वो काम करें, राइट। और जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं तो उन चीजों को फॉलो करना है आपको, अपनी तरफ से आपको इंटरफियरेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं करना है। शमशेर सिंह का जो केस है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है कि एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा सरकार चलाई जा रही है और दूसरी तरफ गवर्नर अपनी तरफ से सरकार चला रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है। तो गवर्नर को सीएम की जो बात है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो बात है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस विषय के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो पता चल गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। द हिंदू का ये आर्टिकल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सरकार ने की है, यानी कि भारत सरकार ने। और यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉरेन अफेयर्स के बारे में। आप इसको जियो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सरकार ने कही है। डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही, कूटनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरकार ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेप उठाया है। भारत सरकार ने एक समिट कंडक्ट की, राइट। और ये पहली G20 इवेंट की बात करें तो इट्स इज फर्स्ट बिग लीडरशिप लेवल समिट और इसका नाम है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? जो हमारी पृथ्वी है, जियोग्राफी में आप पढ़ते हैं तो ऐसे 4 डिवीजन है, राइट। तो ये वाला डिवीजन जो है तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, और यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है, राइट। तो ये जियोग्राफिकल डिवीजन नहीं है। जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है डेवलपिंग देश, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए, मैं इसकी और गहराई में नहीं जा रहा हूं। लेकिन सरकार ने क्या किया, भारत ने क्या किया, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट कंडक्ट की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल भारत ने दुनिया को भेजा है। अभी तक क्या था कि भारत सरकार जो है वो हाई टेबल के साथ ज्यादा इंक्लाइन थे। हाई टेबल यानी कि यूएनएससी के P5 मेंबर्स, G7 यानी कि मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज, इन सारे देशों के साथ हम ज्यादा बातचीत कर रहे थे और उनके उनके आप कह सकते हैं शैडो में काम कर रहे थे। ऐसा एक ट्रेंड जो है वो एक लंबे समय से हमें देखने को मिला। लेकिन अब सरकार जो है उसका फोकस ये है कि डेवलपिंग देश जो हैं, जो बड़ी मात्रा में हैं, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो इन देशों को साथ लेकर चले। भारत जो है वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का एक लीडर के तौर पर पोजीशन यहां पर
पोजीशन कर रहा है। और ये वर्चुअल समिट जो है, इसकी ओपनिंग रिमार्क में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि कोविड पैंडेमिक के टाइम पर वी नो क्या हुआ। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना वक्त नहीं है, लेकिन आपको चीजें याद दिला दूं कि कोविड के टाइम पर मास्क नहीं दे रहे थे, पीपीई किट्स नहीं दे रहे थे, दवाई मिल गई तो बहुत सारे पैसे वाले देश जो हैं तो उन्होंने दवाई जो है वो उसका प्री ऑर्डर दे दिया कि हमें इतने डोजेस चाहिए, और गरीब देशों के पास एक लंबे समय तक दवाई नहीं थी। फिर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है, फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ती है, फूड ग्रेन्स की प्राइस बढ़ती है, और इसके पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं जिसमें ग्लोबल साउथ के देश इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़े प्लेयर्स के इश्यूज की वजह से ये सारे देशों को एक इम्पैक्ट होती है, और खास करके जो हमारे डेवलपिंग देश की जो एफर्ट्स होते हैं डेवलपमेंट की तरफ, तो इस पर एक बाधाएं क्रिएट होती हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये सारे जो ग्लोबल साउथ के देश जो हैं वो भारत की तरह हैं, हमारा कॉमन पास्ट रहा और बहुत सारे देशों पर कॉलोनियलिज्म भी था, किसी और देश ने राज भी किया था, तो हम सब जो हैं वो जनरली स्पीकिंग एक जैसे हैं। 10 अलग अलग सेशंस रखे गए और इसमें 125 कंट्रीज और 134 कंट्रीज जो हैं जो G77 के मेंबर्स भी हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, यूक्रेन वॉर, टेररिज्म, ये सारे विषयों पर डिस्कशन हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उन्होंने ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन को एक जोर दिया इस बात पर, और कहा कि ये डेवलप देश जो हैं वो क्या करते हैं कि डेवलपिंग देश के जो लोग हैं तो उनको वीजा नहीं देते, काम करने की परमिशन नहीं देते, थिंग्स लाइक दैट, और उनको अपने प्रोडक्ट्स जो है डेवलप देश को अपने प्रोडक्ट्स डेवलपिंग देश में बेचने हैं। लेकिन जब हमारे लोगों को वहां पर जॉब चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो इमिग्रेशन के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में उन्होंने बातचीत की, और अब जो नॉन अलाइनमेंट है, जो नेहरू साहब के समय पर स्टार्ट हुआ था, नॉन अलाइनमेंट नाम जिसको कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इसी दिशा में अब भारत सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मीनाक्षी लेखी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो वो क्यूबा गए। क्यूबा जो है वो G77 का चेयरपर्सन बना, या फिर जो जो हेड बना G77 का। तो भारत जो है वो पहले G77 की तरफ इंक्लाइन नहीं था, लेकिन वहां पर जाकर हमने एक सिग्नल दिया है। इसी के साथ इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो है वो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं, और इतिहास अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ये इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे, तो ये सारे लोगों ने मिलकर ये नाम जो है उसकी नाम के को फाउंडर हैं। इजिप्ट जो है वो नाम का को फाउंडर देश है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो इस समिट में नहीं रहे, और म्यांमार जो है, इसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, तो म्यांमार की जो मिलिट्री रजीम है तो उनको भी ऑन बोर्ड लिया है। बट एनीवे, तो बेसिकली यही है, साउथ एशिया के प्रॉब्लम्स, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग देशों के प्रॉब्लम्स जो हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और भारत जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रू लीडर के तौर पर जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। सोशल इक्विलाइजर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अब दोस्तों, यूनियन कैबिनेट जो है उसने ये डिसीजन लिया कि 26,000 करोड़ रुपीस जो है वो बैंक्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो डिजिटल पेमेंट्स को और ज्यादा प्रमोट करे। कैश जो है उसको धीरे धीरे कम, और डिजिटल पेमेंट को सरकार ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट जो है वो भी ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है, और जो वित्तीय समावेशन है वो भी डिजिटल पेमेंट से काफी अच्छा होता है। अब आंकड़ों पर अगर हम देखें तो वीनो के देखिए आंकड़े काफी अच्छे हैं। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस बनाया, और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, खास करके डीमोनेटाइजेशन के बाद। और डीमोनेटाइजेशन के बाद कोविड की वजह से डिजिटल पेमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। जैसे मैंने आपको गोवा का एग्जांपल बताया था कि हम जब घूमने के लिए गए तो छोटी से छोटी जो रेडी थी तो वहां पर भी क्यूआर कोड था, तो कैश पैसे जो है वो यूज करने ही नहीं पड़े। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो अभी इश्यू है दैट इज साइबर थ्रेट्स। हमें एक सिक्योर सिस्टम जो है वो क्रिएट करनी होगी, तब जाकर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और फिर लोगों के मन में ये भी डर रहता है कि सारी चीजों पर सरकार जो है वो नजर रख रही है, जिसको हम कहते हैं स्नूपिंग, कि सरकार आप कहां पर कैसे खर्च करें, ये सारी चीजों पर सरकार की नजर रहेगी। तो इससे भी लोग जो है वो थोड़े घबराते हैं। लेकिन ये दो बड़े प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व किया जाए तो फिर डिजिटल पेमेंट जो है उसको एक और नया बूस्ट मिलेगा।
केस पेंडेंसी, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। 1951 वाला केस जो है, बहरामपुर बैंक का लिक्विडेशन जो है, तो इसका केस जो है इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट केस इन इंडिया। 1951 से अभी तक चल रहा है, 72 इयर्स। और दूसरे ऐसे केसेस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में जो 1952 से चल रहे हैं। हमारे देश में 4.7 करोड़ पेंडिंग केसेस है और इसमें से 87% जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में चल रहे हैं। सरकार सबसे ज्यादा केसेस फाइल करती है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में इश्यूज, ये सारी चीजें जिसमें कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन नहीं, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट जो है वो काफी ज्यादा हेविली सरकार के केसेस की वजह से ब्लॉक हो जाती है। रीजंस आर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जजेस की कमी, और कोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा ओवरबर्डन हो चुकी है। अब हमारे देश में यही रीजंस नहीं है, कल्चर भी है डिलेज का, इनेप्टनेस, इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एडजर्नमेंट्स, तारीख पर तारीख चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एडवाइजरी दी है, कोस्ट डालने की बात कही है, लेकिन एडजर्नमेंट्स जो है वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं। कोई केस फाइल किया तो 5-10 साल जो है वो चले जाते हैं। और मैंने बार बार ये चीज बताई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है तो दिस वन, कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट। यानी कि अगर आप किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया, फिर केस फाइल करेंगे तो वो केस जो है 10 साल तक चलता रहेगा। तो बिजनेस अगर ऐसा एनवायरनमेंट में हो रहा है तो लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। और ये हकीकत है, बहुत सारा फंड हमारे पास नहीं आ रहा है। उसके पीछे मेन रीजन इज ये कोर्ट जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन जो है वो नहीं कर पा रही है। तो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सरकार और जुडिशरी को मिलकर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। लेकिन अगेन, अभी आने वाले कुछ समय तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीजें जो है वो चेंज होगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कोर्ट्स और ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट हुई हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे जजेस भी है, लेकिन करप्शन भी उतना है जुडिशरी में। और अभी बहुत बड़ा लंबा रास्ता जो है वो हमें तय करना है। वर्सनिंग इन इक्वालिटी, राइट, ऑक्सफाम इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट आया है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, और 2020 में जो वेल्थ जनरेट हुई 42 ट्रिलियन, तो दुनिया के 1% जो लोग हैं उन्होंने नियरली 2/3 यानी कि नियरली 66.66% जितनी, जो 42 ट्रिलियन का आप 66.66% निकालिए, उतने पैसे जो है वो 2022 में टॉप 1% ने बनाए। और इंडिया में भी ऐसा ही है कि 1% जो है उनके पास 40% जितनी देश की वेल्थ है, और 3% जो है वो जो बॉटम हाफ के हैं, 50% जितनी जो पॉपुलेशन है, तो उनके पास टोटल वेल्थ जो है वो देश की 3% जितनी वेल्थ है। और ये आंकड़ा जो है ये गल्फ जो है बढ़ता ही जाता है, हर साल हम देखते हैं। ऑक्सफाम का कहना ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि आप एक वन ऑफ सॉलिडारिटी वेल्थ टैक्स और विंडफॉल टैक्स लगाइए, कि आप जिनको अचानक से ज्यादा पैसे मिले हैं, को फायदा हुआ है, तो उन पर आप अलग से एक टैक्स जो है वो ऐड कीजिए। आई डोंट एग्री विद दिस थिंग, राइट। इट्स लाइक कि कोई व्यक्ति अगर पैसे कमाया, उसने अपनी मेहनत से, बुद्धि से पैसे कमाए हैं, तो उन पर ज्यादा टैक्स डालना जो है दैट इज नॉट राइट। और सरकार जो है अभी इन्वेस्टमेंट चाहती है, सरकार चाहती है कि और ज्यादा पैसे वाले लोग जो हैं वो और ज्यादा बिजनेस करें। तो इसमें मैं सरकार के साथ हूँ, राइट, आई बिलीव। और यहाँ पर एक और चीज है जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। वैसे बहुत सारे रीजंस यहाँ पर दिए गए, फॉर एग्जांपल ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, तो इसमें 41 करोड़ लोग जो है वो 2005-06 के बाद 15 सालों के अंदर इतने लोग जो है वो गरीबी के बाहर आए। लेकिन आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग जो है किसी देश में रहते हैं, तो वो हमारे देश भारत में रहते हैं। वुड लाइक टू ऐड ओनली वन थिंग, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन नाम की एक किताब जो है, उसका एक बुक रिव्यू भी मैंने किया था। हमारे यहाँ पर एक लोकल लाइब्रेरी है, तो वहां पर मैंने एक बुक टॉक दिया था। तो उस किताब से और इन जनरल मैंने ये सीखा है कि एक देश जो है ना, उसका कल्चर होना चाहिए कि कैसे वेल्थ जनरेट की जा सकती है। ये चीजें जो है वो उस देश के लोगों के अंदर ये चीज हमें क्रिएट करनी होगी, तब जाकर ये गरीबी हटेगी। गरीबों के लिए जो भी अभी फ्री में चीजें दी जा रही हैं, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि अगर हम गरीब की तरह ही सोचते रहेंगे तो देश हमेशा गरीब रहेगा। ये बात शायद आपको थोड़ी ऑड लगे, बट दिस इज अ रियलिटी। अगर हमारे देश को वेल्थी बनाना है तो हमें लोगों को वो चीज सिखानी पड़ेगी कि हाउ यू कैन जनरेट वेल्थ। जो पैसे वाले लोग हैं उनके सिर्फ आप स्ट्रगल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं, उनसे हमें ये चीज सीखनी है, और देश के हर एक बच्चे को ये चीज सिखानी है कि हाउ वी कैन ऑल क्रिएट वेल्थ। जब हम वेल्थ क्रिएट करेंगे तो देश वेल्थ क्रिएट करेगा। तो
इस तरीके से भी इनइक्वालिटी के सामने लड़ा जा सकता है। सिर्फ पैसे वाले लोगों पर ज्यादा टैक्स डाल देना और ये सारी चीजें जो हैं, फिर वो उनको डीमोटिवेट, और ऐसा किया भी था, फिर क्या किया, पैसे वाले लोग जो है उन्होंने अपना फंड जो है वो किसी और देश में ट्रांसफर कर दिया और फिर वो ये देश छोड़कर ही चले गए, राइट, और वो वहां पर भी पैसे बना रहे हैं। तो वी डोंट वांट कि हमारे पैसे वाले लोग जो हैं वो देश छोड़कर चले जाए। वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम कि कैसे उन्होंने वेल्थ जनरेट की और कैसे एक साधारण से साधारण व्यक्ति जो है वो वेल्थ जनरेशन कैसे कर सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको फॉलो करके वो वेल्थ जनरेट कर सकता है। तो ये चीजें जो है वो हमें सीखनी चाहिए। बट एनीवे, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। अगर आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया हो, अगर इस लेक्चर ने आपको इंस्पायर किया हो, तो इस लेक्चर को ऐसे एक स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा जिसको आप इंस्पायर करना चाहते हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डू सपोर्ट मिशन लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।